रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा उपसह संयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव प्लस Cl और उसके बाद ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण। पहला, आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होता है। वह घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल। द्रवणांक एक क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। चौथा, आयनन की मात्रा प्राय उच्च होती है। जालक ऊर्जा किसी रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे Cl का बॉन्ड दिखाया गया और ये Cl2 हो जाता है। सहसंयोजी यौगिक के गुण होते हैं। पहला, सहसंयोजी बंधन दृढ़ यानी कि रिजिड और दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पार्शियल अरेंजमेंट में रहते हैं। वह त्रिमिव समवायता स्टेरियो आइसोमर्सिज्म प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्राय गैस, वाष्पशील द्रव्य एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्राय अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्राय घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति होती है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। जब यहाँ पे ऋणात्मक के बीच काफ़ी अंतर हो तो उनके बीच का बंधन आयनिक होता है और ऋणात्मक के बीच अंतर हो तो ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर हो तब वह सहसंयोजी बंधन बनेगा। तीसरा है उपसह संयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझेदार से बनता है। जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता डोनर कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में यहाँ पे ही फॉर्मूला दिया हुआ है, आप एक बार इसे देख लीजिए। यह उपसहसंयोजी बंध है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इसको एक बार देख लें। NH4Cl में आयनी सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी आबद्ध है। हाइड्रोजन बंध HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु
ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। बंधन ऊर्जा क्रम: एकल बंध, द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध। बंध दूरी का क्रम: एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। फिर बंधों की क्रियाशीलता: एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। सिग्मा बंध: जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। संकरण, हाइब्रिडेशन प्रमुख प्रकार इनके हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। sp संकरण, यह रेखीय आकृति का होता है। sp स्क्वायर संकरण, यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp क्यूब संकरण, यह त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। sp क्यूब d संकरण, यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। sp क्यूब d स्क्वायर संकरण, यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3, sp क्यूब और d क्यूब संकरण, यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पाई बॉन्ड: जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या घन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na पॉजिटिव प्लस Le ऑक्सीकरण, यहाँ पे Fe पॉजिटिव और यहाँ पे इसे देख लीजिए ऑक्सीकरण है ये। अवकरण, रिडक्शन, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट: जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं H2CO, H2S, SO2, और SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट: जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं O2, O3, S2O2, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 आदि। ऑक्सीकारक संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर: किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को
संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में, तो यहाँ पे इस तरीके से ये होगा, एक बार इसे देख लीजिए। अतः KMnO4 में Mn के ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 7 है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या को घटा देता है। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण उसे कहते हैं। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे अवकरण कहते हैं। अम्ल, भस्म एवं लवण अगला टॉपिक है और इसमें देखते हैं। अम्ल मतलब एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। आगे है बोरोनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोरोनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं और उन प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्ल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। सिरका में है एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। संतरा जितने भी खट्टे होंगे वो सारे सिट्रिक अम्ल होंगे, संतरा सिट्रिक अम्ल। इमली टार्टरिक अम्ल। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। दही जो कि खट्टा दूध भी कहा जाता है, लैक्टिक अम्ल, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा एक ही कुल के हैं तो इसलिए सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनॉइल अम्ल। और बिच्छू का भी डंक मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू बूटी नेटॉल, ये भी मेथेनोइक अम्ल है। अंगूर टार्टरिक अम्ल। और दुर्गंध युक्त मक्खन जिसमें बहुत बदबू आती है वो है ब्यूटाइरिक अम्ल। आगे देखते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अम्लों के उपयोग दिया है, खाने के काम में आते हैं, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है और टार्टरिक अम्ल कहाँ से मिलता है? अंगूर से। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में भी ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। अम्लराज एक्वारेजिया, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है, यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। भस्म यानी कि बेस, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, वह भस्म कहलाता है।
भस्म दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में विलय भस्म। वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। जल में अविलय भस्म ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZnO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। घरों में चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। आगे है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका यूज़ होता है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ करने में। आगे देखते हैं। तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका यूज़ होता है। लवण सॉल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH + HCl बनेगा NaCl + H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग यहाँ पे दिए हैं। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, ये खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का NaCl फार्मूला है और यह खाने के रूप में तथा अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग, उसे प्रिजर्व करने में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, खाने के सोडे को NaHCO3, इसके फॉर्मूले कई बार पूछे जाते हैं। NaHCO3 पेट की अम्लीयता को दूर करने में एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में, यह फायर एक्सटिंग्विश में भी इसका यूज़ होता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में अंतर है धोबन सोडा और खाने के सोडे में। एक को खाने के सोडे को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। बाई से याद रखिएगा कि बाई घर में काम करती है, तो ये खाने के लिए काम करती है, तो हम खाने वाले सोडे के लिए इसको रखेंगे। और कार्बोनेट है केवल, तो ये धोने के लिए होगा। Na2CO3 10FL2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमार्जक, हाइड्रो है, हाइड्रो मीन्स पानी से संबंधित है, तो इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला है pH स्केल। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH = -log H पॉजिटिव, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुकरण को उस विलय का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलय अम्लीय होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय, और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। कुछ सामान्य पदार्थ हैं, उनका pH मान देखते हैं। समुद्री जल का pH मान 8.4 है, रक्त का 7.4 है, ये इम्पॉर्टेंट है। लार का 6.5 है, दूध का 6.4 है, मूत्र का 6 है, शराब का 2.8 है और सिरके का 2.4 है, नींबू का 2.2 है। अगर 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है। सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया था। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं।
वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। विलयन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। जिस विलायक का हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलयन के प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठोस में ठोस का विलयन अगर होता है, ठोस में ठोस का विलयन जैसे मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबे में जस्ता। ठोस में द्रव्य का विलयन होता है जैसे थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में ये द्रव्य मिलाया जाता है। ठोस में गैस का विलयन होता है जैसे कपूर में वायु का विलयन। कपूर ठोस है और वायु जो है गैस में है। द्रव्य में ठोस का विलयन तो पारा में लेड का विलयन। द्रव्य में द्रव्य का विलयन जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव्य में गैस का विलयन जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। यहाँ पे जल में गैस का है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन तो धुएं और वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव्य का विलयन तो गैस में आएगा कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन कराना। गैस में गैस का विलयन तो वायु गैसों का मिश्रण। विलायक का उपयोग, यहाँ पे विलायक का उपयोग दिया हुआ है। औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। इत्र निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता, सॉल्युबिलिटी, किसी निश्चित दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयता कहते हैं। विलयता, विलय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलयता पर ताप का प्रभाव, सामान्य ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, कुछ ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि।
किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर द्रव्य में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण, डिस्पर्शन, जब किसी पदार्थ के कण परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं: विषमांग पदार्थ निलंबन और कोलाइड, और समांग पदार्थ वास्तविक विलयन। निलंबन, सस्पेंशन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इनके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण: नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड, इनमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कारणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण: दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। कोलाइड की विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव्य में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर की दास्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस का कण द्रव्य में समान रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं पर उनमें प्रवहता फ्लो नहीं होती है, जल कहलाती है, जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल, किसी गैस में द्रव्य या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं, स्मोक कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव्य होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। एरोसोल को जब उसमें परिक्षेपित पदार्थ परिक्षेपित कण जो होता है वो ठोस होता है तो वो धुआं, स्मोक कहलाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव्य होता है तो एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल और बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल व बेंजोसोल कहते हैं। पायस, एमल्शन, जब किसी कोलाइड में एक द्रव्य के सारे कण दूसरे द्रव्य के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लिवर तेल, जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी पायस का उदाहरण है। कॉड लिवर तेल सबसे बड़े पैमाने पर पायसिक कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, फोम्स, द्रव्य में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आँखों और सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। यह आँखों और सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं।
डायलिसिस कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोमेंट, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। स्कंदन कोगुलेशन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटय मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। वास्तविक विलयन और यहाँ पे कोलाइडी विलयन है। वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास 10⁻⁷ से कम होता है और यहाँ पे कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास प्राय 10⁻⁷ और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। इस पदार्थ में कण हर अवस्था में अदृश्य होता है। वास्तविक विलयन में और कोलाइडी कणों में उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्ण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं करते हैं और कोलाइडी में यह कण प्रकाश का प्रकीर्ण करते हैं। इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है और कोलाइडी में यहाँ पे कोलाइडी में इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। वास्तविक में यह समांग एवं एकांगी प्रावस्था वाला होता है और यह कोलाइडी में यह विषमांग तथा 2 प्रावस्था वाला होता है। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और उसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्ण है। बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन, यह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट या एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग यहाँ पे है, सूचक हैं और अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीय विलयन। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में गुलाबी, क्षारीय में पीला और उदासीन में नारंगी। लिटमस में अम्लीय विलयन लाल, क्षारीय में नीला और उदासीन में बैंगनी। फिनोल्फथेलिन अम्लीय में रंगहीन, क्षारीय में गुलाबी और उदासीन में रंगहीन।